हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर्मेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड फेज सिंथेसिस के बारे में। तो सॉलिड फेज सिंथेसिस एक्चुअल में होता क्या है, ये हमारा कॉम्बिनेटरल केमिस्ट्री का एक पार्ट होता है। तो सॉलिड फेज नाम से समझ आ रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, किसी भी एक सॉलिड सपोर्ट की हेल्प से क्या करेंगे, ड्रग का सिंथेसिस करेंगे। तो होता क्या है इसमें, आप ध्यान से देखिएगा। हम कोई भी अपना कंपाउंड ले लिए, ठीक है, कोई भी। अब इसको क्या करेंगे, किसी भी एक सॉलिड सपोर्ट में रखेंगे। अब ये सॉलिड सपोर्ट क्या होगा, हमारा कोई भी पॉलीमरिक सरफेस, या फिर आप बोल सकते हैं कोई भी हमारा पॉलीमरिक सरफेस, जिसको हम यहाँ पे सॉलिड सरफेस कह रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे हमारा वो कोई भी रेजिन हो सकता है, ठीक है। रेजिन क्या होता है, हमारा सॉलिड होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम रेजिन को एज अ सॉलिड सपोर्ट लेते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें हमारा कोई ड्रग है। अब ये जो हमारा कोई भी ड्रग है वो इस कोई भी यहाँ पे हमारा जो भी रिएक्टेंट है ना, तो वो क्या होगा, इस सॉलिड सपोर्ट से अटैच होगा। तो कैसे अटैच होगा, एक लिंकर के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी एक लिंकर अटैच कर देंगे, जिसकी हेल्प से ये जो हमारा रिएक्टेंट है वो क्या होगा, इस सॉलिड सपोर्ट में क्या होगा, यहाँ पे लिंक हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे फिर, अब देखिए यहाँ पे तो हम जस्ट एग्जांपल लिए हैं, कोई भी रिएक्टेंट में बहुत सारे और ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिसको हम चाहते हैं कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, है ना। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हमारा क्या है, कोई फंक्शनल ग्रुप है और हम चाह रहे हैं कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें, तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगा देते हैं। अब ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या करता है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है उसको इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने नहीं देता, ठीक। इतना हो गया। तो यही हमारे नॉर्मल इंट्रोडक्शन में है, इसको हम अच्छे से अभी समझेंगे। तो कहता है कि रिएक्टेंट आर बाउंड टू अ पॉलीमरिक सरफेस, हमारा कोई भी जो रिएक्टेंट है वो हमारे किसी भी पॉलीमरिक सरफेस, चाहे वो हमारा रेजिन हो सकता है या फिर हम इसको सॉलिड सपोर्ट भी कहते हैं, उसमें बाउंड होता है एंड मॉडिफाइड, ठीक है, वाइल स्टिल अटैच। और वो तब तक अटैच रहता है जब तक कि हमारा पूरा जो रिएक्शन है वो पूरा ना हो जाए, एंड फाइनल प्रोडक्ट इज रिलीज एट द एंड ऑफ द सिंथेसिस। फिर सिंथेसिस के टाइम जब पूरा आपका सिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है, तो इस सॉलिड सपोर्ट से आपका जो भी ये रिएक्टेंट है वो क्या हो जाता है, प्रोडक्ट बन के बाहर निकल जाता है, ठीक है। फिर आते हैं इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स के बारे में जो हमने अभी आपको बताया। अ रेजिन बीट और अ फंक्शनलाइज्ड सरफेस टू एक्ट एज अ सॉलिड सपोर्ट, ठीक है। हम यहाँ पे कोई रेजिन बीट या फिर एक ऐसा सरफेस लेंगे जो यहाँ पे सॉलिड सपोर्ट की तरह काम करेगा। एंड एंकर और लिंकर, एक हम यहाँ पे क्या लेंगे, एक लिंकर लेंगे जो क्या करेगा, इस सॉलिड फेस को और हमारे जो भी रिएक्टेंट है उसको क्या करेगा, बाइंड करेगा। फिर हम क्या करेंगे, लिंकर लेने के बाद यहाँ पे हमारा कोई भी हमारा एक रिएक्टेंट है, तो बोलता है कि अ बॉन्ड लिंकिंग द सबस्ट्रेट टू द लिंकर। क्या बोल रहे हैं, बॉन्ड लिंकिंग करेंगे ये जो भी सबस्ट्रेट है हमारा इसका, तो क्या होगा, ये दोनों यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। फिर बोलता है अ मीन्स ऑफ क्लीविंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द लिंकर ऑफ एट द एंड, ठीक है। लास्ट में क्या होगा, ये जो लिंकर है वो क्या हो जाएगा, लास्ट में यहाँ से क्लीव होके बाहर निकल जाएगा और हमारा रिएक्टेंट अलग हो जाएगा। प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर फंक्शनल ग्रुप नॉट इन्वॉल्व इन दिस सिंथेसिस, ये भी मैंने पहले आपको बताया कि ऐसा कोई ग्रुप है जिसको आप चाह रहे हैं कि ये हमारे किस में रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, तो उसके ऊपर में हम एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम हर एक जो हमारे रिक्वायरमेंट है उसको थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो देखिए, बीड मतलब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, उस सॉलिड सपोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक। चाहे आप उसको बीड कहिए, चाहे आप उसको सॉलिड सपोर्ट कहिए, या फिर पॉलीमरिक सरफेस कहिए, ठीक, सब एक है। तो अब इस बीड को हम क्या करते हैं, किसी भी सॉल्वेंट में डुबा देते हैं। तो क्या होगा, आपने देखा होगा कि जो रेजिन्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्वेंट के उसमें आते हैं कांटेक्ट में, फिर क्या होते हैं, थोड़ा सा स्वेल हो जाते हैं, ठीक। अब स्वेल होगा तो क्या होगा, हमें इसमें बहुत सारे अटैचमेंट साइड दिखेंगे जहाँ पे हम अपने रिएक्टेंट को और लिंकर को क्या कर सकें, अटैच कर सकें। तो लिखा है कि बीड मस्ट बी एबल टू स्वेल, बीड के पास एबिलिटी होती है कि वो स्वेल कर सके इन द सॉल्वेंट एंड रिमेन स्टेबल। और क्या रहेगा, सिंपल सी बात है, ये स्टेबल रहेगा हमारा जो भी सॉलिड सपोर्ट है। मोस्ट रिएक्शन अकर इन अ बीड इंटीरियर, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम क्यों इसको स्वेल करा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इसके अंदर जाके रिएक्शंस हो सकते हैं, तो उसको हम क्या करने के लिए, यहाँ पे ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको स्वेल करा देते हैं। तो स्वेल कराने से इसका पूरा सरफेस एरिया बढ़ता है, फिर यहाँ पे हम कोई भी रिएक्शन करा सकते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये छोटा सा रेजिन का बिट है, क्या इसमें हम अपना जो भी रिएक्टेंट है उसको यहाँ पे अटैच करा सकते हैं, नहीं। तो उसको हमने पहले स्वेलिंग कराया, तो स्वेलिंग कराने पर वो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इस तरह से हमको बहुत सारे लिंकर्स दिख जा रहे हैं, यहाँ पे हम लिंकर को अटैच कर सकते हैं, है ना। और यहाँ से हम अपने जो भी रिएक्टेंट है उसको डाल सकते हैं और अपना जो भी रिएक्शन है उसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे एंकर और लिंकर, लिंकर हमने बताया था वो क्या करता है, एकदम टाइटली बाउंड होता है हमारे सॉलिड सरफेस से, ठीक है, फिर सॉलिड सरफेस के थ्रू वो हमारे किसी भी रिएक्टेंट को बाइंड करता है। तो अ मॉलिक्यूलर मॉइटी विच इज़ कोवेलेंटली अटैच टू अ सॉलिड सपोर्ट, ठीक है, एक ऐसा हमारा मॉलिक्यूलर मॉइटी जो क्या करता है यहाँ पे अटैच रहता है कोवेलेंटली हमारे सॉलिड सपोर्ट से, एंड विच कंटेन्स अ रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप। सिंपल सी बात है, ये कोई रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप कंटेन करके रखेगा तभी क्या होगा, हमारा ये जो हमारा जो कोई भी रिएक्टेंट है वो इस लिंकर से बाइंड करेगा, ठीक है। द लिंक मस्ट बी स्टेबल टू द रिएक्शन कंडीशन, ठीक है, हमारा जो भी लिंकर है यहाँ पे वो एकदम स्टेबल होना चाहिए हमारे पूरे रिएक्शन कंडीशन में, है ना, बट ईजिली क्लीव टू द रिलीज द फाइनल कंपाउंड। और लास्ट में, ठीक है, स्टेबल तो होना चाहिए ये लिंकर, लेकिन जब लास्ट में हमारा पूरा यहाँ पे कंपाउंड सिंथेसाइज हो जाएगा तो ये क्या होना चाहिए, यहाँ से निकल जाना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट लिंकर्स आर अवेलेबल डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनल ग्रुप, अपने अपने फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से यहाँ पे बहुत सारे लिंकर्स अवेलेबल होते हैं। डिसॉल्व फिर यहाँ पे रेजिन आर नेम टू डिफाइन द लिंकर्स। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, ध्यान से सुनना, हर रेजिन का जो नाम है, ठीक है, उसको हम किसके बेसिस पे देंगे, उसके लिंकर के बेसिस पे। जैसे कि ध्यान से सुनना, यहाँ पे अगर मैं कहूँ वैंग रेजिन, ठीक है, वैंग रेजिन, तो आपको क्या ये हमारा क्या है, कोई भी एक रेजिन है, ठीक है। अब ये हर एक रेजिन अपने अपने लिंकर को डिफाइन करता है, ठीक, कैसे डिफाइन करेगा, आप जब भी वैंग रेजिन लेके आएंगे ना तो वो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड पहले से अटैच रहेगा, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे किसका काम करेगा, एक लिंकर की तरह। तो बोलता है कि हर रेजिन, है ना, हर रेजिन अपने लिंकर को डिफाइन करता है। तो वैंग रेजिन हमने कह दिया, तो वो एक रेजिन है लेकिन वो साथ में अपने लिंकर को भी डिफाइन करेगा। कैसे, वैंग रेजिन में हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है, ठीक है, जो हमारे एक लिंकर का काम कर रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि वैंग रेजिन जो है, ये रेजिन जो है अपने लिंकर को डिफाइन कर रहा है। अब अगर मैं आपको कहूँगी कि आप क्या कहें, मैरीफाइड रेजिन लेके आए या फिर वैंग रेजिन लेके आए, तो आप जब वो रेजिन लेके आएंगे, है ना, तो आपको पता रहेगा कि हाँ, वैंग रेजिन मतलब उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, और वही कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे लिंकर की तरह काम करेगा, ठीक। तो यहाँ पे रेजिन मतलब कि आपका सॉलिड सपोर्ट भी हो गया, और कार्बोक्सिलिक एसिड एज आपका यहाँ पे क्या हो गया, वो लिंकर भी हो गया, ठीक। तो वैंग रेजिन, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। तो वैंग रेजिन में कहता है लिंकर सुटेबल फॉर अटैचमेंट एंड रिलीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो भी लिंकर है वो हमारे अटैचमेंट के लिए सूटेबल होता है और बाद में रिलीज़ हो जाता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड। मैरीफाइड रेजिन भी हम लेते हैं। तो जो मैरीफाइड रेजिन होता है, ठीक है, ये हमारे पेप्टाइड प्रोडक्ट के लिए क्या रहता है, हमारे सूटेबल रहता है। जैसे कि हम किसी भी पेप्टाइड का सिंथेसिस कर रहे हैं तो उसके लिए। फिर आता है हमारा रिंग रेजिन। रिंग रेजिन में हमारा कार्बोक्सामाइड रहता है एज अ लिंकर, तो लिंकर सूटेबल फॉर अटैचमेंट एंड रिलीज ऑफ कार्बामाइड। फिर आता है प्रोटेक्टिंग ग्रुप। तो हमको पता है कि हम बहुत सारे प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज़ करते हैं ताकि कोई ऐसा हमारा फंक्शनल ग्रुप है जो हमारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो पार्टिसिपेट ना कर पाए। तो अ फ्यू प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज्ड इन दी सॉलिड फेज सिंथेसिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे बहुत सारे हमारे प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स के नाम दिए हैं। जैसे कि आपके किसी भी रिएक्टेंट में अमाइनो ग्रुप है, ठीक है। अब ये अमाइनो ग्रुप को हम चाह रहे हैं कि ये हमारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें, तो उसके लिए हम यहाँ पे बहुत सारे तरीके के क्या ले सकते हैं, प्रोटेक्टिंग ग्रुप लाइक BOC, ये FMOC एंड TMSC, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है और आप चाह रहे हैं कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, तो उसके लिए आएगा हमारा टर्सरी ब्यूटाइल एस्टर, है ना। यहाँ पे आएगा हमारा FM एस्टर एंड TMSC एस्टर, ठीक। फिर आएगा हमारा क्लीवेज मेथड। अब क्या होगा, हमने प्रोटेक्टिंग ग्रुप देख लिया, हमने बीड्स देख लिया, हमने लिंकर्स देख लिया कि कैसे टाइप के अटैच होंगे, लेकिन अब उसको लास्ट में, ठीक है, लास्ट में आपका कोई भी सॉलिड सपोर्ट है ना, उससे ये हमारा लिंकर है, इससे हमारा रिएक्टेंट है, तो लास्ट में हम इसको कैसे क्लीव करेंगे, ठीक है, किसकी हेल्प से क्लीव करेंगे। तो यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, उसकी हेल्प से अगर हम उसको रिएक्शन करा देंगे दोनों के बीच, तो आपका सॉलिड सपोर्ट अलग हो जाएगा और आपका ये जो भी रिएक्टेंट है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो एसिड ले सकते हैं, बेस ले सकते हैं, या फिर कोई भी न्यूट्रोफिलिक सब्सटेंस ले सकते हैं, जिनोलाइसिस करा सकते हैं, एंजाइमेटिक कोई रिएक्शन करा सकते हैं, पैलेडियम कैटलिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, फोटोकेमिकल यहाँ पे कोई रिएक्शन करा सकते हैं, ऑक्सीडेटिव या फिर रिडक्टिव, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कोई ऑक्सीडेटिव या फिर रिडक्टिव एक्शन कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन के थ्रू वो जो लिंकर है उसको अलग करके क्लीव कर देगा, ठीक। एडवांटेजेस क्या होते हैं सॉलिड फेज सिंथेसिस के, स्पेसिफिक रिएक्टेंट कैन बी बाउंड टू अ स्पेसिफिक बीट। सिंपल सी बात है, कोई भी स्पेसिफिक रिएक्टेंट को हम स्पेसिफिक बीट से बाउंड करा सकते हैं। एक्सेस रीजन एंड बाई प्रोडक्ट्स आर
ईजिली रिमूव, ठीक है। जो भी हमारे एक्सेस रीजेंट रहेंगे या फिर जो भी बाई प्रोडक्ट हमारे बनेंगे लास्ट में, तो उसको हम ईजिली रिमूव कर सकते हैं। इंडिविजुअल बीड्स कैन बी सेपरेटेड टू आइसोलेट इंडिविजुअल प्रोडक्ट, ठीक है। इंडिविजुअल हम बीड्स का यहाँ पे जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, है ना, उससे हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट को आइसोलेट कर सकते हैं या फिर सेपरेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये आपका कोई बीड है ना, और इसमें कोई आपका रिएक्टेंट है, तो उसको इजीली आप आइसोलेट कर सकते हैं। पॉलीमरिक सपोर्ट कैन बी रीजनरेटेड एंड रीयूज्ड आफ्टर क्लीविंग द प्रोडक्ट। जैसे कि ये आपका कोई प्रोडक्ट बन गया, अब इसको आप क्लीव कर लिए, लेकिन ये जो सॉलिड सपोर्ट है इसको आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। ऑटोमेशन इज़ पॉसिबल। देखिए, इसको हम किसी भी मशीन के थ्रू करते हैं तो ऑटोमेशन पॉसिबल है कि ये ऑटोमेटिक होता है, ठीक। अब आता है आपका मेन पार्ट, जिसको हम कहेंगे, एक एग्जांपल है ये हमारा सॉलिड फेज सिंथेसिस का, तो इसको आपको यहाँ पे समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो सॉलिड फेज सिंथेसिस, जिसको हम SPPS भी कहते हैं, ठीक है, जिसको सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस भी हम कहते हैं, ये आपका एक एग्जांपल है। इसको आपको यहाँ पे एग्जाम में ड्रॉ करना है, ठीक। तो एक एग्जांपल है, जैसे कि ये हमारा कोई अमीनो एसिड है, ठीक, अमीनो एसिड है। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक रेजिन का सपोर्ट लेंगे, जिसको हम सॉलिड सपोर्ट कहते हैं, ठीक। ये हो गया आपका रिएक्टेंट और ये हो गया आपका कोई भी सॉलिड सपोर्ट। अब हम दोनों को क्या करेंगे, अटैच करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, इट विल अटैच ऑन इट, अटैच कर दिए दोनों को। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे अमीनो एसिड हैं जिसको हम चाह रहे हैं कि ये हमारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें, ठीक है। तो उसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोटेक्शन लगा देंगे, ठीक है, कोई भी प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगा देंगे, जिसका नाम अभी हमने आपको पीछे बताया, ठीक। अब क्या करेंगे, अब ये हमारा एक बार हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारे वही सिंथेसिस बार बार चलते हैं और बहुत सारे कंपाउंड्स का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो कपलिंग टू द अनदर अमीनो एसिड, अब ये जो पहला अमीनो एसिड था, उसी तरह हम फिर से एक अमीनो एसिड लेंगे, फिर उसका रिएक्शन कराएंगे, फिर हम अमीनो एसिड लेंगे, फिर उसका रिएक्शन। तो इस तरह से बहुत सारे लॉन्ग चैन बन जाएंगे आपके, ठीक। फिर साइकिल इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, साइकिल को आप अगेन एंड अगेन रिपीट करेंगे। देन लास्ट में आपको क्या करना है, फिर एक बहुत बड़ा पेप्टाइड चैन आपको मिलेगा, फिर आप उसको क्या कर देंगे, सॉलिड सपोर्ट से अलग कर देंगे। तो आफ्टर सिंथेसिस क्रूड पेप्टाइड, जैसे का बहुत बड़ा पेप्टाइड चेन सिंथेसाइज हो जाएगा, इज क्लीव्ड फ्रॉम द सॉलिड सपोर्ट, ठीक है। उसको हम क्लीव कर देंगे सॉलिड सपोर्ट से, ठीक। ये भी आपको आगे समझ आएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम रेजिन में क्या लेंगे, जैसे कि यहाँ पे कोई भी हमारे एक स्टाइरिन है, ठीक है। तो स्टाइरिन है, तो स्टाइरिन यहाँ पे हमारा पॉलीमर सपोर्ट या फिर सॉलिड सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो स्टाइरिन ये हमने ले लिया, और ये जो स्टाइरिन है वो हमारे किसके साथ कॉम्बिनेशन में होता है, पैराक्लोरोमिथाइल स्टाइरिन के साथ, ठीक है। ठीक है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन कराएंगे। तो होता क्या है, देखिए, ये आपका स्टाइरिन था, ये आपका स्टाइरिन था इतना, ठीक। अब क्या होगा, अब ये इससे जॉइन होगा, तो जॉइन होगा तो देख लीजिए सेम है, ये CH2 बेंजीन रिंग और CH2Cl बेंजीन रिंग CH और ये CH2। फिर उसके बाद और हमारे बहुत सारे पॉलीमर्स बनते हैं, ठीक है। ये हमारे सॉलिड सपोर्ट है, ठीक है। जो हम सॉलिड सपोर्ट अभी तक बोल रहे थे ना कि बीड, रेजिन, ये वही सॉलिड सपोर्ट है, ठीक है। उधर तो ईजी था कि हमने उसको बीड बोल दिया, लेकिन यहाँ पे हम यहाँ पे हम मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उसका हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो वो कुछ इस तरह दिखता है। फिर उसके बहुत सारे, फिर CH CH2, फिर ऐसा बेंजीन रिंग रहेगा, फिर से तो कुछ बहुत लॉन्ग यहाँ पे चैन रहता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखा है कि सॉलिड सपोर्ट इस स्पेशल पॉलीस्टाइरिन या फिर रेजिन बीड होता है, एक स्पेशल बीड होता है, ठीक है, जो यहाँ पे आपको दिखा, इन विच सम ऑफ द एरोमेटिक रिंग हैव द क्लोरोमिथाइल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, किसी एरोमेटिक रिंग के साथ आपका क्लोरोमिथाइल ग्रुप रहेगा, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे, ये हमारा क्लोरोमिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा है। दिस पॉलीमर कॉल्ड एज अ मैरीफाइड रेजिन, ठीक है। मैरीफाइड रेजिन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जो हमारा सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस होता है, उसके लिए हम क्या लेते हैं, मैरीफाइड रेजिन लेते हैं, ठीक। और मैरीफाइड रेजिन मैंने आपको पीछे बताया था किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, आपको हमने पीछे बताया था किस चीज़ के लिए यूज़ होता है आपका मैरीफाइड रेजिन। यहाँ पे देखिए, आपका मैरीफाइड रेजिन हमारे पेप्टाइड प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता है ना, इसलिए हमने यहाँ पे मैरीफाइड रेजिन लिया है। अब मैरीफाइड रेजिन लिया है तो समझ में आ रहा होगा, मैरीफाइड रेजिन मतलब कि हमारा एक सॉलिड सपोर्ट, और उसके साथ लिंकर क्या होगा, हमारा पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। तो ये हो गया, आपको समझ आ गया। तो वही लिखा है यहाँ पे कि विच इज़ फॉर्म्ड बाई द कोपॉलीमराइजेशन ऑफ द स्टाइरिन विद द पैराक्लोरोमिथाइल स्टाइरिन, ठीक है। यहाँ पे मैरीफाइड रेजिन कैसे बनता है आपका, जब ये आपका स्टाइरिन और पैराक्लोरोमिथाइल स्टाइरिन एक दूसरे के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तब जाके आपका क्या बनता है, यहाँ पे मैरीफाइड रेजिन बनता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले स्टेप्स की, जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो एसिड यूजिंग दी प्रोटेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा कोई भी अमीनो एसिड था, हम कोई भी एक अमीनो एसिड लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम ले रहे हैं NH2CH
इधर हमारा R1, ठीक है, और COOH जैसे कि हमने आपको लिया, ये आपको दिख रहा होगा सेम, ठीक। तो यहाँ पे हम BOC का फुल फॉर्म क्या है, टर्सरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल, ठीक। ये क्या था, हमारे अमाइन के लिए एक प्रोटेक्टिंग एजेंट था, ठीक है। तो इस प्रोटेक्टिंग ग्रुप को हम यहाँ पे लगाएंगे तो सिंपल सी बात है, NH2 में से एक H रिमूव हो जाएगा, ठीक है, तभी तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। तो ये हमारा पहला स्टेप था। अब हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, ट्रीटमेंट विथ सॉलिड सपोर्ट। सिंपल सी बात है, हमने प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगा दिया, अब हम सॉलिड सपोर्ट लेंगे। तो यहाँ पे आपका सॉलिड सपोर्ट क्या रहेगा, जो अभी हमने आपको ऊपर में बताया, हमारा स्टाइरीन पॉलीमर, ठीक है। तो स्टाइरीन पॉलीमर आपको कैसे दिख रहा था, एक बेंजीन रिंग था, नीचे ऐसे पॉलीमर था, यहाँ पे आपका ClCH2 था, ठीक है। तो हम इसको इतना लंबा चौड़ा ना लिख के हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, इसको हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे यहाँ पे, ClCH2 और पॉलीमर, ठीक है। अब उतना लंबा कौन लिखे। अब यहाँ पे ये आपका प्रोटेक्टिंग, जो अभी आपने प्रोटेक्ट किया था अमीनो एसिड को, वो वाला ग्रुप है। तो क्या होगा, यहाँ से आपका ये H और Cl, ठीक है, यहाँ पे सॉरी ये HCl बाहर निकल जाएगा आपका। तो HCl बाहर निकलेगा, फिर क्या होगा, देखिए ये आपका सेम है, ये आपका पूरा यहाँ तक सेम है, ठीक है। ये COO है, यहाँ पे एक O बचा है, यहाँ पे एक O बचा था, ये O है हमारा, ठीक है। फिर ये इतना पार्ट तो हमारा निकल गया है ना, फिर यहाँ पे CH2 है, CH2 और पॉलीमर, ठीक। तो यहाँ पे एक हमारा COO, एक एस्टर लिंकेज बन गया। अभी हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट। अब थर्ड स्टेप में बोलता है कि जो हमारा प्रोटेक्टिंग ग्रुप है उसको अब हम रिमूव करेंगे, ठीक है। प्रोटेक्टिंग ग्रुप जब भी रिमूव होगा तभी तो हम दूसरे और अमीनो एसिड से यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे ना, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि इसमें हम रिपीटिटिव साइकिल करते हैं, मतलब बार बार हम क्या करते हैं, रीजेंट को डाल के सिंथेसिस करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे वही है। तो अब यहाँ पे हम इसको रिमूव कैसे करेंगे, CF3COOH यहाँ पे एसिड का यूज़ करके। तो इसको हम इस एसिड के हेल्प से, ये हमारा जो अभी ऊपर में प्रोडक्ट फॉर्म में होता वो है, अब इसका जब हम यूज़ करेंगे तो देखिए क्या हो गया, ये बाहर निकल गया। तो यहाँ पे NH था, वो फिर से NH2 हो गया, इसका बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफ़र। तो ये NH2 CH+R1 COO OCH2 CH+R1 COO OCH2 और ये आपका लास्ट में पॉलीमर, ये आपका लास्ट में पॉलीमर, ठीक। इतना आपका सेम है। तो यहाँ पे लिखा है कि पॉलीमर बाउंड अमीनो एसिड। अब यहाँ पे आपको क्या मिल गया, एक पॉलीमर बाउंड अमीनो एसिड मिल गया। अब आप क्या करोगे, स्टेप 4 में सेकेंड फिर अमीनो एसिड को फिर प्रोटेक्ट करोगे आप अपने BOC से, मतलब कि यहाँ पे आएगा आपका टर्सरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल से, ठीक है। तो बोलते हैं कि ये आपका क्या है, फिर से नया कोई प्रोटेक्टिंग ग्रुप। तो यहाँ पे हमने फिर उसको प्रोटेक्टेड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे हमारा ये बना हुआ है ना पॉलीमर बॉन्ड अमीनो एसिड, इसको फिर से यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ से H2O बाहर निकलेगा, फिर इसमें बाइंड हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा इसको बस आप बाहर निकाल दीजिए, फिर पूरा को फिर से बाइंड कर दीजिए, ठीक है। ये इतना आपका हुआ। अब यहाँ पे COO और इसका एक H बस यहाँ पे गया है ना, मतलब कि H2O निकला है, तो एक H तो बचा है ना यहाँ पे। तो ये हो गया आपका NH, तो यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, और CHR COO ये आपका फिर से एक पॉलीमर बन गया यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ से अगर ये H2O ये आपका बाहर निकला, तो ये N और ये H आपका बचा था, तो ये आपका NH, ठीक। फिर उसके बाद आप फिफ्थ स्टेप में क्या करते हैं, फिर से प्रोटेक्टिंग ग्रुप को रिमूव करेंगे। तो BOC प्रोटेक्टिंग ग्रुप इज रिमूव्ड इन एज इन दी स्टेप थर्ड, जैसा आपने स्टेप थर्ड में रिमूव किया था। यहाँ पे आपको फिर से CF3COOH के प्रेजेंस से इसको फिर रिमूव कर देना है, तो फिर यहाँ पे ये NH2 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको फिर से स्ट्रक्चर मिलेगा। अब आप क्या करोगे, ये जो 4 और 5 स्टेप था, ठीक है, फिर अटैच करना है, फिर रिमूव करना है, फिर अटैच, फिर तो इसको आप क्या करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे। तो 4 एंड 5th आर रिपीटेड टू ऐड मेनी अमीनो एसिड्स एंड लॉन्ग पेप्टाइड चेन इज फॉर्म। तो बहुत बड़ा आपको पेप्टाइड चेन यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर क्या करोगे, अब आपका सफिशिएंट पेप्टाइड चेन बन गया है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से हाइड्रोजन फ्लोराइड या फिर किसी भी ऐसे क्लीविंग एजेंट की हेल्प से उसको क्लीव कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका ऊपर में जो बना था, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका NH2 CHR COO, ये आपका कोई भी पेप्टाइड लिंकेज है। फिर आप यही बार बार रिपीटिंग यूनिट था ना, क्योंकि आपने बार बार सिंथेसिस किया था, तो फिर से NH CR COO NH, फिर आपका कोई रिपीटिंग यूनिट है। फिर लास्ट में आपका क्या था, यहाँ पे एस्टर लिंकेज था, COO OCH2 और पॉलीमर, तो ये आपका वही है COO, ठीक है, ये आपका CH2 और पॉलीमर। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे, ठीक है। तो रिमूव कैसे करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन फ्लोराइड को जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन इस पार्ट में ज्वाइन हो जाएगा और फ्लोराइड इस पार्ट में, और क्या करेगा, इसको क्लीव कर देगा, ठीक है। तो आपका इतना पार्ट पूरा सेम है यहाँ पे, ठीक। ये COOH बना के बाहर निकल गया इतना, और इधर हमारा क्या बन के निकल जाएगा, FCH2 और पॉलीमर, ठीक है। तो ये था अबाउट आपके सॉलिड फेज सिंथेसिस के बारे में।